दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दोस्तों, ये कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी तरह का अंधविश्वास फैलाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। सहरान का बकरा जिन। शायद बात कुछ 40 साल पहले की है। सहरान की एक सुनसान पहाड़ी, जो वो ऊपर दूर एक ऊंचे पहाड़ के एक छोर पर है। रात में तो क्या, दिन में भी उस ओर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। फ्रांसिस नाम का एक चरवाहा बताता है कि कैसे उसने वहाँ खुद कोई ऊपरी ताकत का होना महसूस किया था। दरअसल एक बार फ्रांसिस की एक बकरी भटककर उस पहाड़ी की ओर चली गई थी। उस समय फ्रांसिस भी उसे ढूंढता हुआ उसी पहाड़ी की ओर निकल आया था। भरी दोपहरी में पहाड़ी की ओर चढ़ते चढ़ते फ्रांसिस पसीने से लथपथ हो चुका था। एक पल के लिए उसने पास ही एक पत्थर पर बैठकर आराम करने की सोची। हाँफता हाँफता वह उस पहाड़ी की तरफ देख ही रहा था कि पहली बार उसे उस पहाड़ी पर एक छुपी हुई झोपड़ी दिखाई दी। उस छोटी सी पहाड़ी की चढ़ाई एकदम खड़ी और बेहद मुश्किल थी। वहाँ बीच बीच में फ्रांसिस को अपनी बकरी के मिमियाने की आवाज़ भी आ रही थी। फ्रांसिस अभी उस आवाज़ के आने की दिशा समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी बकरी के हल्के मिमियाने की आवाज़ तीखी चीखों में बदल गई। फ्रांसिस बड़ी मेहनत से सरकंडों की मदद लेकर किसी तरह उस झोपड़ी तक पहुंचा और उसने उस झोपड़ी में बनी एक खिड़की के कोने से अंदर झांकने की कोशिश की। तो अंदर एक डरावना दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। अंदर उसने देखा एक खूंखार आदमी और औरत उस बकरी को जिंदा खा रहे थे, पर उन दोनों के आर पार दिख रहा था। उस बकरी के चारों पैर बंधे थे। वो पारदर्शी आदमी बकरी की गर्दन में दांत गड़ाकर उसका खून पी रहा था और वह पारदर्शी औरत उसका कच्चा मांस खा रही थी। फ्रांसिस ये देखकर बहुत डर गया और डर से भागने के चक्कर में झोपड़ी के दूसरी ओर चला गया। घबराहट में बेचारे का पैर फिसला और वह झोपड़ी के साथ बने एक गड्ढे में जा गिरा। कुछ पल के लिए तो फ्रांसिस के होश खो चुके थे। उसे होश आया और उसने आसपास देखा तो वह गड्ढा आदमी और जानवरों के कंकालों से भरा हुआ था। घबराहट में उसकी चीख निकल गई, पर उसी पल उसे समझ में आया कि उसे छुपना होगा, वरना वे दोनों खूंखार आदमी और औरत उसे देख लेंगे और एक बार अगर वो उनके हाथ लग गया तो शायद इस गड्ढे में जाने वाला अगला कंकाल उसी का हो। वह खुद को सूखी हड्डियों से ढकता रहा और तब तक ढकता रहा जब तक कि सिर्फ उसकी आंखें और नाक को छोड़कर सब ढक चुका था। वह बहुत धीमे धीमे सांस ले रहा था, पर तभी उसने देखा कि वह औरत और आदमी उस गड्ढे के ऊपर हवा में उड़ रहे थे और पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो चीख
कहां से आई। उनकी धुंधली सी आकृतियां दिन के उजाले में बहुत खौफनाक लग रही थी। उस औरत का सर पूरा गोल गोल घूमकर चारों दिशाओं में देख रहा था। कभी तो उसका सर अचानक रुक जाता और कभी पंखे की तरह तेज तेज घूमता। तभी अचानक वह रुकी और अपनी एक आंख निकालकर धीरे धीरे चाटने लगी। इसके साथ ही अपनी आंख को हाथ में लेकर भयानक हंसी हंसने लगी। इसके बाद उसने अपना सर धड़ से खींचकर अलग कर दिया और उसे जोर से एक लात से कहीं दूर उड़ा दिया और चीखते हुए उसके सर के पीछे उसका धड़ हवा में तैरता हुआ गायब हो गया। अभी मैंने तेजी से एक सांस खींची ही थी कि तभी वो भयानक सा दिखने वाला पारदर्शी आदमी हवा में तैरते तैरते अचानक उस कंकालों के गोदाम में सीधा कूद पड़ा। अभी उसके पैर बमुश्किल उस गड्ढे में जमे ही थे कि उसने हवा में हाथ उठाया और जाने कहां से एक बड़ा सा भाला उसके हाथों में प्रकट हो गया। इसके साथ ही उसने कूद कूद कर उस भाले से कंकालों के ढेर में यहां वहां चोट करनी शुरू कर दी। उसके पैर तो पूरे गायब थे, पर फिर भी हड्डियों के ढेर पर उसके कदमों की आवाज लगातार आ रही थी। खच खच की आवाज के साथ वो उस हड्डियों के ढेर में जगह जगह भाले से खोद रहा था। धीरे धीरे उसके कदम मेरी ओर आ रहे थे। मेरी घिग्गी बन चुकी थी। मैं चाह कर भी सांस नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दम घुटने से मेरे दिमाग का सारा लहू मेरी आंखों की नसों में उतर आया है। कुछ ही समय में मुझे समझ आ चुका था कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। गड्ढे बनाते बनाते वो जाने कब मेरे पास से आगे निकल गया। आगे जाकर उसने वो भाला हवा में उछाला जो जाने कहां गायब हो गया और इसके एक पल बाद ही वह भयानक मौत का फरिश्ता भी वहीं कहीं गायब हो गया। ना जाने मैं उसी तरह बिना हिले कितनी देर तक वहां पड़ा रहा। शायद शाम ढलने तक मैं वहां उसी तरह पड़ा रहा। तब तक उस खतरनाक पहाड़ी पर पास से निकला हवा का एक झोंका भी दिल को दहला देता था। यहां वहां पड़ी हजारों हड्डियों के बीच से निकलती हवा अलग अलग तरह की आवाज करती थी। शाम ढलते ढलते जब सूरज सुर्ख लाल हो आधा रह गया था और सूरज की लाल रोशनी से चमकता वो हड्डियों से भरा गड्ढा किसी बड़े तंदूर की तरह लग रहा था। हिम्मत कर मैं खड़ा हुआ और सावधानी से चारों ओर देखने लगा। किसी तरह कुछ देर मेहनत करने के बाद मैं उस गड्ढे से बाहर निकल चुका था। आंखें बंद कर मैं ऊपर वाले को याद करने लगा। मन ही मन मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अब तक कुछ देखकर मैं समझ गया था कि कोई तो अच्छी ताकत है जिसने किसी तरह अब तक मुझे बचा कर रखा है। खैर, हिम्मत करके मैंने वापस उतरने के लिए झोपड़ी के पास से निकलता रास्ता लिया। मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। झोपड़ी के पास से निकलते समय मैं फिर अपनी नजरों को खिड़की में झांकने से नहीं रोक पाया और जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मैं सुन्न होकर वहीं जम गया। अंदर एक कोने में रोशनियां टिमटिमा रही थी। नीली, लाल, हरी, जामुनी, पीली, सफेद, हर तरह की हर रंग की रोशनियां। और इन्हीं रोशनियों के बीच वहां चल रहा था कठपुतली का नाच।
रंग बिरंगी हर तरह की कठपुतलियां, भयावना सा खून जमा देने वाला संगीत बज रहा था। वहां नाचती कठपुतलियां, जिसमें राजा रानी के साथ साथ सैनिक और कई तरह के पुतले थे, पर ये कोई आम कठपुतलियों जैसे नहीं थे। ये थे रंग बिरंगे हंसते नाचते छोटे छोटे कंकाल, छोटे छोटे बच्चों के कंकाल। कुछ एक पल बाद ही अंदर बजता संगीत रुक गया। अंदर कठपुतलियों के ऊपर नजर गई तो दो कटे हुए हाथ वो सारी कठपुतलियों के तार पकड़े हवा में रुके थे। इसी पल उनमें से एक हाथ ने उंगली से खिड़की की ओर इशारा किया और कठपुतली बने सारे कंकाल कटे हाथ के इशारे पर मेरी ओर देखने के लिए घूम गए। कठपुतली का नाच रुक चुका था और अब जैसे सांसें रुकने को थी। हड़बड़ाहट में मैं वहीं खिड़की के नीचे बैठ गया। तभी मेरी पीठ पर किसी ने थपथपाया। मेरे सर से पैर तक सिहरन दौड़ गई। जाने कौन मेरी पीठ पर थपथपा रहा था। मैंने सोचा कि मैं कोई जवाब ही ना दूं तो शायद जो भी थपथपा रहा है वह चला जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। दोबारा मेरी पीठ पर किसी ने थपथपाया। इस बार मैंने घबराकर आंखें बंद कर ली। एक ही पल में मुझे लगा कि जैसे कोई भयानक तूफान आया हो। भयानक तौर से हवा चली और मुझे महसूस हुआ जैसे मैं उड़ रहा हूं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, हवा में एक गुब्बारे सा। मैंने आंख खोली तो एक बहुत बड़े हाथ में मैं बैठा हुआ था। एक बहुत बड़ा काला घिनौना बालों से भरा हाथ। मैंने नजर उठाई तो एक काले बकरे की शक्ल वाला विशाल सा आदमी मुझे हाथ में बैठाए हवा में उड़ रहा था। मेरी सांसें अटक सी गई थी। उसके बड़े से काले बकरे जैसे मुंह पर एक नीली आंख खूब चमक रही थी। मैंने घबराहट से फिर आंखें बंद कर ली। इतनी ऊंचाई पर हवा का जोर बढ़ गया था। मैं शायद किसी ऊंचे से ऊंचे पहाड़ से भी ऊपर उसके बालों भरे हाथ पर डरा सहमा बैठा था। ऑक्सीजन की कमी से मुझे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी। रह रह के मैं सोचता था कि ऊपर वाला करे कि ये एक सपना ही हो। आंखें खोलो और अपने आस पास देखो फ्रांसिस। और मैंने जो देखा वो किसी सपने में सोचना भी संभव नहीं था। वहां बुलंद दरवाजे से भी बड़ा और ऊंचा एक दरवाजा बादलों में टिका था, पर यह किसी लोहे या लकड़ी से नहीं बल्कि आदमी, जानवर, पक्षी और सांपों के कंकालों, हड्डियों से बना था। हर पल उस पर हड्डियां अलग अलग तरीके से घूमकर, हिलकर अलग अलग शक्ल के डिजाइन बना रही थी। एक बड़ा सा जिंदा दरवाजा और उसके साथ ही एक इंद्रधनुष उस दरवाजे से लेकर मीलों दूर तक फैला दिख रहा था। हैरानी की बात यह थी कि जहां से हम चले थे वहां लगभग अंधेरा पड़ने को था, पर यहां दिन निकला हुआ था। दरवाजे पर दो खौफनाक भारी भरकम पहलवान से दिखने वाले पारदर्शी जिन्न पहरा दे रहे थे, जो दिखने में किसी काले धुएं के बादल से ही लग रहे थे। उनके सर भी बकरा जिन्न की तरह काले बकरों के सर से ही बने थे। उन्होंने हड्डियों से बने बड़े बड़े भालों से उस दरवाजे का रास्ता रोक रखा था, पर बकरा जिन्न को देखते ही उन्होंने सर झुकाया और रास्ता खोल दिया। मेरा दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर चाह कर भी मैं आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। इतने में ही हम अंदर प्रवेश कर चुके थे। जहां तक नजर पड़ती थी
वहां दूर दूर तक लाखों कांच की बोतलें हवा में यहां वहां तैर रही थी। उन बोतलों में लाखों इंसानी रूहें बंद थी। कुछ रो रही थी, चिल्ला रही थी, तो कुछ बेहोश सी पानी की तरह चुपचाप पड़ी थी। वहीं कुछ बकरे जिन नई बोतलों में नई रूहों को ला रहे थे और कुछ जिन बोतलें खोलकर रूहों को पानी की तरह अपने हलक में उतार रहे थे। थोड़ी आगे जाने पर लाखों हड्डियों का बना एक खून का तालाब था जो लावे की तरह उबल रहा था और उसमें बड़े भयानक दिखने वाले जिनके सर की जगह बकरों की खोपड़ियां थी, हजारों इंसानी रूहों को उबाल रहे थे और वो दर्द से चिल्ला रही थी। देखो फ्रांसिस, ये वो रूहें हैं जिन्होंने झूठ, फरेब और नफरत की हर हदें पार कर दी। ये वो रूहें हैं जो अपनी बीवी और बच्चों से जानवरों से सलूक करती थी, उन्हें मारती थी, पीटती थी। ये वो हैं जो अपने माता पिता वालिदैन का ध्यान नहीं रखती थी। इन्होंने किसी गरीब का भला नहीं किया। ये वो हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर, जायदाद के नाम पर भाई को भाई से, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़वाने का काम किया है। ये वो हैं जिन्होंने खुदा पाक के, भगवान के प्यार और रहम को नहीं समझा। ये जो आज बोतलों में बंद रोती हैं या खून में उबलकर चिल्लाती हैं, रहम की भीख मांगती हैं, इन्होंने किसी पर रहम नहीं किया। इसीलिए हम भी इन पर कोई रहम नहीं करते। फ्रांसिस, जो जैसा करता है बिल्कुल वैसा ही भरता है। अगर तुम एक चींटी को भी मारते हो तो याद रखो, तुम्हें भी यहां या किसी और दोज़ख या नर्क में जलना होगा, गलना होगा, उबलना होगा, कटना होगा। रहम की भीख मांगोगे पर कोई रहम नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखो, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम वैसा ही लोगों के साथ करो। और तुम बच्चों, बूढ़ों, गरीबों, अपने भाई बहनों, पड़ोसियों की हिफाजत करो। देश का, मुल्क का ध्यान रखो। याद रखो, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब या धर्म नहीं है। तुमने हमारे घर पर छुप छुप कर जासूसी की है, इसीलिए मैं तुम्हें सजा देता हूं कि आज से तुम्हारे घर पर हमेशा एक जिन तैनात रहेगा। तुम्हारी आने वाली हर पुश्तों को वो छुप छुप कर हमेशा देखता रहेगा। किसी भी कोने में एक भी पल के लिए तुम कहीं अकेले नहीं होगे। इसके साथ ही उसने मुझे पलक झपकने को कहा और एक ही पल में मेरे घर के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। मेरे पैर जमीन से लगते ही मैंने भागने की नाकाम कोशिश की, पर चाहकर भी मैं हिल नहीं पा रहा था। और मैं तो क्या, घर का कोई भी आदमी हिल डुल नहीं रहा था। घर में मेरे बीवी बच्चे सब अपनी जगह बुत बने खड़े थे। उस जिन्न की आंखें नीली मणि की तरह चमक रही थी। उस जिन्न के आसपास नीले रंग की रोशनी फैल चुकी थी। वो फिर बोला, खबरदार जो उस तरफ कभी आए। इसी के साथ एक तेज नीली रोशनी चमकी और वह जिन्न उस रोशनी के साथ गायब हो गया। एक पल बाद फिर वही रोशनी दूर ऊपर सहरान की पहाड़ी की चोटी पर चमकी। उस वाक़ये के बाद उस ओर कोई नहीं गया, पर फ्रांसिस ने बताया कि कई बार रात गए छुपकर उसने उसी आदमी और औरत को कई बार गांव में घूमते देखा है। खौफ के मारे गांव में रात को
कोई खटखटाने पर दरवाजा नहीं खोलता। पर पहाड़ी के ऊपर आज भी एक बड़ा नीला सितारा दिखता है, जो ध्यान से देखने पर एक बड़े सींग वाले बकरे की तरह दिखाई देता है। आज शायद सब जानते हैं कि वहां पहाड़ी के ऊंचे छोर के पार जिन्नात रहते हैं। अब गलती से भी रास्ता भटक कर कोई जानवर उस ओर चला भी जाता है तो कुछ देर बाद बस उस जानवर की दर्दनाक चीखें ही सुनाई देती हैं। और मेरे आशियाने में, मेरे घर में, मेरे घर वालों के साथ एक और साया रहता है, जो हर एक को हर पल देखता और सुनता है। आज भी वो नीली आंखें जाग कर मुझे अंधेरों में घूरती रहती हैं। चल मार दे मुझे अभी, न जीने की दुआ दे, है मेरे निगहबां किसी को भी न ऐसी सजा दे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा। इस कहानी को इतना शेयर करें, लाइक करें कि मुझे भी आगे की कहानियां लिखने में मज़ा आ जाए। अगली कहानी का टिकट खरीदिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।